साल 2025 में बहुत कुछ हुआ है, लेकिन इस साल के अंत तक आते आते एक चीज हो गई जिसके बारे में शायद आज से 20-25 साल पहले आरएसएस में काम करने वाले किसी भी स्वयंसेवक ने सोचा नहीं होगा। दुनिया के सबसे बड़े अखबारों के पहले पन्ने पर आरएसएस के चर्चे। दोस्तों, आरएसएस और मोदी के बनते बिगड़ते रिश्ते, इनको लेकर बहुत सी विश्लेषण बातें होती रहती हैं, लेकिन इससे अलहदा दुनिया आरएसएस को किस तरह से अब देखने लगी है और मोदी क्या उनके साथ एफिलिएशन और बदलते भारत की तस्वीर को लेकर किस तरह की चर्चाएं, किस तरह की खबरें, किस तरह के आर्टिकल्स दुनिया भर में छप रहे हैं, ये समझना भी जरूरी है, क्योंकि इससे पता चलता है कि दुनिया हमें किस नजर से देख रही है, भारत को दुनिया किस नजर से देख रही है। देखिए, न्यूयॉर्क टाइम्स के एक बहुत ही समझ लीजिए पहले पन्ने का आर्टिकल जो है, उसमें आरएसएस को लेकर एक बहुत ही लंबा थोड़ा लेख छापा गया है। दोस्तों, इस लेख में बताया गया है कि कैसे आरएसएस ने इस हद तक भारत के इंस्टीट्यूशन पर अपनी पैंठ बना ली है कि अगर मोदी सत्ता में ना भी रहें तो भी आरएसएस को अब इतनी आसानी से निकालना इट्स नॉट दैट इजी किसी भी सरकार के लिए। और बकायदा इसके लिए न्यूयॉर्क टाइम्स ने आरएसएस के लोगों से भी बात की। यहाँ पर मैं आपको बता दूं दोस्तों, मुजिब मशल और हरि कुमार द्वारा ये पूरा आर्टिकल लिखा गया है और इसके विजुअल्स अतुल लोकी ने लिए हैं और अलग अलग लीडर्स से भी बात की गई है और आरएसएस ने कैसे इस भारत के समाज को बदला है पिछले 11-11.5 सालों में, इस पर भी बात हुई है। इनफैक्ट इस आर्टिकल की शुरुआत पढ़कर मुझे बड़ी हैरानी हुई। हालांकि जो आरएसएस को जो लोग गंभीरता से जिसका समझते हैं, आरएसएस पर जो लिख चुके हैं, आरएसएस की शुरुआत को जो देखते हैं, उनको इस पर कोई हैरानी नहीं हुई होगी। आरएसएस की तुलना दोस्तों इस आर्टिकल में 1930 में जो यूरोप में फासिस्ट पार्टीज थी उससे की गई। इनफैक्ट कहा गया कि वहीं से इसकी इंस्पिरेशन है, आरएसएस ने वहीं से इंस्पिरेशन ली और वहीं से आरएसएस की शुरुआत हुई, आरएसएस के बनने की शुरुआत हुई। और पिछले दशकों तक एक एक्सेप्टेबिलिटी नहीं थी, आरएसएस सीक्रेसी से काम करता था, लेकिन मोदी ने वो एक्सेप्टेबिलिटी दी है, इसमें कोई दो राय नहीं है दोस्तों। इस बार लाल किले की प्राचीर से जिस तरह से प्रधानमंत्री ने आरएसएस को दुनिया का सबसे बड़ा एनजीओ बता दिया और उसका 100वां साल जिस तरह से मनाया गया, ये बिल्कुल सही है कि आरएसएस जो एक तरह से राजनीतिक तौर पर अछूत था और आरएसएस कोई भी नहीं चाहता था अपने आप को संघी कहलाना, लेकिन आज आप देखिए सोसाइटीज में सो कॉल्ड जहां पर मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास लोग रहते हैं, वहां के पार्क में आपको 5, 6, 10, 12 लोग, लेकिन आरएसएस से जुड़े हुए लोग सुबह प्रार्थना करते हुए दिखाई देंगे। पहले कभी नहीं होता था, लेकिन ये इसीलिए हुआ है क्योंकि मोदी ने इसको एक्सेप्टेबिलिटी दी है, ये बताते हुए कि मैं भी एक स्वयंसेवक था और मेरी जो आइडियोलॉजी है, जो मेरा एक पूरा जीवन है, जो मेरा पूरा एक पर्सनालिटी है, उसको शेप करने का काम आरएसएस ने दिया है। और ये लाल किले की प्राचीर से मोदी ने बोला है, तो आरएसएस की जो एक्सेप्टेबिलिटी है बहुत लेवल बढ़ जाती है। लेकिन इस आर्टिकल में जो लिखा गया है वो बड़ी गंभीर बात है दोस्तों। लिखा गया है कि आरएसएस अब भारत को सेक्युलर रिपब्लिक से हटकर एक मस्कुलर हिंदू फर्स्ट नेशन बना रही है, मस्कुलर हिंदू फर्स्ट नेशन। और आप देखिए इसमें उन चीजों की भी चर्चा है जो हाल के सालों में और हाल के दिनों में हुई है। क्रिसमस के मौके पर जिस तरह से चर्चेस के अंदर हिंदूवादी संगठन घुस गए और वहां उत्पात मचाया, तोड़ फोड़ की गई, सबके सामने है, सबको देखा गया है वो। वहीं दूसरी ओर अब तो मस्जिदों के बाहर डीजे बजाना एक आम बात हो गई है। यहाँ पर इस आर्टिकल में भी इसका जिक्र किया गया है कि जब हिंदू विजिलेंस मुस्लिम नेबर्स के चर्चेस में या फिर मुस्लिम नेबर्स के मॉस्क के बाहर कोई भी ऐसी हरकत करते हैं तो वो आरएसएस की सुप्रीमेसी दिखाता है, आरएसएस कितना सुप्रीम हुआ है ये आरएसएस की ताकत दिखाता है कि उखाड़ लो जो उखाड़ना है, हम तो करेंगे। और देख लीजिए आप, क्रिसमस के मौके पर कितने लोगों ने उत्पात मचाया, कितने लोगों पर कार्रवाई हुई। और मस्जिदों के बाहर डीजे बजाना और गाने बजाना, हनुमान चालीसा वगैरह गाना, ये तो आम बात हो गई है अब। लेकिन कब कार्रवाई होती? कार्रवाई तो छोड़िए, ये बढ़ता जा रहा है। क्यों? क्योंकि ये आरएसएस की सुप्रीमेसी दिखाता है। ये इस आर्टिकल में बताया गया है। इस आर्टिकल में ये भी बताया गया है दोस्तों कि आरएसएस भारत के अलग अलग इंस्टीट्यूशन जैसे सोसाइटी में, समाज में, कोर्ट्स में, मीडिया में, सरकार में, पुलिस में, एकेडमिक इंस्टीट्यूशन में इस लेवल तक घुस चुका है, इतने अंदर तक जा चुका है कि अब मोदी रहे ना रहे पावर में, आरएसएस को निकालना इतना आसान नहीं होगा। इतने पूरा आरएसएस ने जो एक तरह से पूरे अलग अलग इंस्टीट्यूशंस पर आरएसएस का कब्जा हो गया है, ये इस आर्टिकल में लिखा गया है।
इस तरह के आरोप विपक्ष भी लगाता है। मतलब उसी की विचारधारा के लोग कोर्ट्स में हैं, इस आर्टिकल के हिसाब से उसी की विचारधारा के लोग मीडिया में हैं, उसी की विचारधारा के लोग एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस में हैं, उसी की विचारधारा के लोग सरकार में। मुखिया ही खुद आरएसएस अपने आप को संघी बताते हैं, मोदी जी। यहाँ मैं एक और बात बता दूं दोस्तों, मनोज झा जैसे जो प्रोफेसर है दिल्ली यूनिवर्सिटी में, वो बार बार अपने संसद के भाषणों में कहते रहते हैं कि अब अगर आप आरएसएस से नहीं है, संघी नहीं है, तो किसी भी देश के किसी भी कॉलेज में प्रोफेसर लेक्चरर लगना बहुत मुश्किल है। मतलब इस लेवल तक घुसपैठ हो गई है एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस में आरएसएस की, मनोज झा कहते रहे हैं। मतलब आरएसएस को इतना ताकतवर बताया गया है इस आर्टिकल में कि आरएसएस मेक्स एंड ब्रेक्स करियर। आरएसएस किसी का भी करियर बना सकता है और किसी का भी करियर खत्म कर सकता है। इसके अलावा यहाँ पर यह भी लिखा गया कि आरएसएस क्या डिमांड करता है, एक लॉयल्टी डिमांड करता है और हिंदू नेशनलिस्ट एक्टिविज्म डिमांड करता है। यहाँ पर इस बात को भी रेखांकित किया गया है कि मोदी और बीजेपी की जो इलेक्शन डोमिनेंस है, बार बार अलग अलग राज्यों में जीतना, ये केवल मोदी और बीजेपी की इलेक्शन डोमिनेंस नहीं है, ये भी आरएसएस है और इसमें कोई दो राय नहीं है दोस्तों। अगर 2024 के लोकसभा चुनाव के बीचों बीच जेपी नड्डा वो बयान ना देते कि अब हम आत्मनिर्भर हो सक्षम हो गए हैं, हम खुद चुनाव लड़ सकते हैं, जीत सकते हैं, तो शायद बीजेपी कभी भी बहुमत की दूर नहीं होती। और उसके बाद जितने भी चुनाव हुए उसमें आरएसएस की भूमिका खुलकर हुई। पहले तो बताया नहीं जाता था, अब तो बताया जाता है कि आरएसएस ने इतनी सभाएं की, आरएसएस ने इतने लोगों को जोड़ा, आरएसएस का संगठन इस तरह से काम कर रहा है। और बिल्कुल सही बात है, आरएसएस को एक सीक्रेट सोसाइटी बोला गया है इसमें कि आरएसएस अब भी सीक्रेट सोसाइटी की तरह काम करती है, लेकिन अब वो बहुत खुले तौर पर पहले से ज्यादा ओपन हो गई है। आरएसएस के लोगों के लिए मैं आपको एक बात बताती हूँ, किसी गांव देहात में किसी शहर में आप बैठे होंगे, आप चाय पी रहे होंगे, आधा पौना घंटा आपने बात कर ली होगी, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके बगल में जो शख्स बैठा था वो आरएसएस से जुड़ा हुआ है। तो आपसे बात कर लेगा, आपकी विचारधारा समझ लेगा, हो सकता है कि आपकी विचारधारा में अपनी विचारधारा भी जोड़ने की कोशिश करे और वहां से निकल जाएगा। इस तरह से काम करता है आरएसएस। मोदी ने आरएसएस को दुनिया का सबसे बड़ा एनजीओ तो बता दिया, लेकिन आज तक आरएसएस का कोई रिकॉर्ड नहीं है, रिटन रिकॉर्ड नहीं है। आरएसएस के कितने स्वयंसेवक हैं, कितने मेंबर हैं, कोई रिटन रिकॉर्ड नहीं है इसका। मतलब एक अजीबोगरीब सीक्रेट सोसाइटी है। हालांकि सिर्फ कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज टाइप की बातें इस आर्टिकल्स में नहीं कही गई हैं दोस्तों। इस आर्टिकल में बकायदा आरएसएस के लोगों से बात की गई है, जैसे दुर्गानंद झा जो कि आरएसएस से जुड़े हुए हैं, उन्होंने बताया है कि इफ वी हैव पावर एवरीथिंग विल फॉल इन लाइन। अगर हमारे पास सत्ता होगी तो सब कुछ लाइन पे रहेगा, मतलब सब कुछ ठीक रहेगा। सत्ता आरएसएस के लिए कितनी जरूरी है। और देखिए ये हुआ भी, आप देखिए, मतलब आरएसएस ने पहली बार इतने लंबे वक्त तक सत्ता का स्वाद चखा है। वाजपेयी के जमाने में भी तो वाजपेयी और आडवाणी भी संग ही रहे हैं, लेकिन वाजपेयी के जमाने में आरएसएस और वाजपेयी के रिश्ते और मोदी और भागवत के रिश्तों में बहुत फर्क है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने बहुत सारे ग्रुप लीडर्स से, आरएसएस के लीडर से भी इसमें बात की है। उन्होंने बताया कि कैसे उनका संगठन काम करता है, नहीं करता है। लेकिन दोस्तों इस साल 2025 को जब हम अलविदा कर रहे हैं और नए साल 2026 का स्वागत कर रहे हैं, तो हमको ये बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए कि आरएसएस के अलग अलग संगठनों द्वारा, और ये बिल्कुल सही बात है कि मीडिया में उसकी इतनी जबरदस्त घुसपैठ है, उसकी वजह से बहुत सी चीजें नॉर्मलाइज हो गई हैं। चर्चेस में तोड़फोड़ करना, चर्चेस के अंदर जाकर लोगों को क्रिसमस में परेशान करना नॉर्मलाइज हो गया है। मुस्लिम बयान, नफरती बयान देना नॉर्मलाइज हो गया है। कट्टर हिंदुत्व वाली छवि रखना नॉर्मलाइज हो गया है। इस लेवल पर ये चीजें नॉर्मलाइज हो गई है कि एक फिल्म, अगर आपको एक फिल्म, कोई फिल्म है जो बहुत बड़ी हिट है और उसको लेकर आप कहते थे हमें ये फिल्म पसंद नहीं आई यार, सोचिए आप अपना पैसा खर्च कर जा रहे हैं। आजकल किसी मल्टीप्लेक्स में फिल्म देखने जाना बहुत महंगा सौदा है। परिवार के साथ 5-6 लोग फिल्म देखने जा रहे हैं, आपको फिल्म पसंद नहीं आई, कहते हैं आप 3.5 घंटे की बहुत लंबी फिल्म है, उसके लिए भी आपको बैकलैश का सामना करना पड़ सकता है। उसके लिए भी आपको इस लेवल पर, मतलब आपकी ट्रोलिंग हो सकती है कि आप डर के मारे ताली बजाते हैं और कहते हैं नहीं फिल्म बहुत अच्छी है। किस लेवल का दबाव आप सोचिए। और ये दबाव ऐसा नहीं कि मैं बोल रही हूं तो आपको पता चल रहा है, आप अपने आसपास महसूस कर सकते हैं। आपके परिवारों के अंदर ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप बन गए हैं, वो अंकल जो अब तक चुप थे वो खुलकर बोलने लगे हैं। ये सब कुछ उस आइडियोलॉजी की, उस विचारधारा के खुलेपन से स्वीकारने की एक, मतलब आप कह सकते हैं एक वानगी है, जो इस साल हमने, हालांकि पिछले 11 सालों में हम होते देख रहे हैं, लेकिन इस साल अब हम खुलेआम होते देख रहे हैं इस लेवल पर कि एक बीजेपी का पूर्व सांसद लोकसभा में खड़े होकर एक मुस्लिम सांसद को गंदी गंदी गालियां दे देता है, गंदी गंदी गालियां, और उस पर कोई एक्शन नहीं होता है।
वो लोकसभा खत्म हो जाती है, उसका टिकट कट जाता है, बात खत्म। लेकिन ना तो पार्टी में उसका कद कम होता है और ना ही संगठन में उसका कद कम होता है। किस लेवल तक ये सुप्रीमेसी स्थापित हो गई है और ये एक्सेप्टेबिलिटी स्थापित हो गई है। यही वजह है दोस्तों कि अब देखिए पॉलिटिकल पार्टीज के लिए भी लड़ाई लड़ना आरएसएस के खिलाफ आसान नहीं है। राहुल गांधी भले ही बोलते हो आइडियोलॉजी की लड़ाई है, लेकिन आप देखिए उनकी पार्टी के अंदर कैसे कैसे लोग हैं जो गाए बगाए आरएसएस की तारीफ कर देते हैं। आरएसएस को लेकर केवल राहुल गांधी ही हैं जो इतने स्ट्रांगली आरएसएस का नाम लेकर उसका विरोध करते हैं। बाकी किसी भी विरोधी दल, विपक्षी दल में आरएसएस का नाम लेकर विरोध करने की हिम्मत नहीं है, हिम्मत नहीं, क्योंकि वो ताकत इतनी ज्यादा है, वो हनक इतनी ज्यादा है कि वो हर विपक्षी दल तक महसूस करता है। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें दोस्तों, सब्सक्राइब भी करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।